आपको इन लोगों को खुश रखना है। क्यों? अगर आप इनको खुश नहीं रखेंगे, ठीक है, तो आपको बटालियन में कमांडेंट बना दिया जाएगा। बहुत लोग हैं जो एसएसपी बनने के लिए किताब में खड़े हैं, बहुत लोग हैं जो आईजीपी जम्मू बनने के लिए तैयार हैं। तो कोई खास मेरिट थोड़ी है जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये क्योंकि टेलीफोन सुनना पड़ता है, ठीक है, लोगों को खुश रखना पड़ता है, नज़र अनायत रखनी पड़ती है, सलाम दुआ चलती है जिसे कहते हैं। मुझे तो कोई हेजिटेशन नहीं ये बात कहने की। मुझे बताइए, आप देखिए जो आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनको आप बखूबी जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स जो हैं उनकी जानकारी के लिए कि ये जो एमएलएज, मंत्री, एमपीज़ जो हम चुन के भेजते हैं असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में, उनका जो समय रहता है, समय सीमा रहती है, उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, गवर्नमेंट गाड़ियाँ दी जाती हैं, फ्लैट्स दिए जाते हैं, उनको जो घर दिए जाते हैं रहने के लिए, एमएलए हॉस्टल्स जो दिए जाते हैं, उनका समय सीमा क्या रहती है, कितना समय जो है वो उसमें बिता सकते हैं, और जब वो समय उनका ख़त्म हो जाता है 5 साल या 6 साल जो भी रहता है, उसके बाद भी क्या वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ये जो गरीबों का पैसा, जो टैक्स पेयर्स का पैसा, अगर हम एक टॉफ़ी भी ख़रीदते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं। उस टैक्स के ज़रिए ही जो इन मंत्रियों की, इन एमपीज़ की जो हैं तनख्वाहें निकलती हैं, इनके घरों का जो ये रहन सहन है, जो क्वार्टर्स इनको दिए जाते हैं, जो बिजली पानी का खर्चा होता है, ये सब जो है आपके और हमारे पैसे से निकलता है। और क्या इनके जब इनका टाइम जो समय सीमा जब पूरी हो जाती है, क्या उसके बाद भी ये इसको एंजॉय कर सकते हैं या नहीं? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेख शकील साहब। बात करेंगे इनसे क्या कानून की किताब जो है इसमें क्या कहती है और क्या सहूलियतें जो हैं इन लोगों के लिए रहती हैं ड्यूरिंग जब ये मंत्री रहते हैं या एमएलएज रहते हैं, और उसके बाद के लिए इनके लिए क्या सहूलियतें रहती हैं। जी सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया डैंग साहब। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए इन लोगों के लिए जो रह चुके होते हैं और बाद में भी इसको लाइफ टाइम इंजॉय करते रहते हैं? देखिए डैंग साहब, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज आपने सिलेक्ट किया है। मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा। आप देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं इस कंट्री के अंदर। आप देखिए, यहाँ चुनाव हुआ, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी ने चुनाव हारा, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने। अब उमर साहब जो हैं, ही वॉज ऑक्यूपाइंग द ऑफिशियल एकोमोडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो जब मुफ्ती साहब इंस्टॉल हो गए, जब मुफ्ती साहब की ओथ हो गई, तो अब मुफ्ती साहब को जाना है वज़ीर आला की कोठी में। तो उमर साहब कहे मैं कोठी नहीं छोड़ूंगा। बस मैं आपको सिंपल सी ये बात बताऊंगा, हमारे जम्मू कश्मीर में एमएलए हॉस्टल्स हैं, इसके अलावा ए टाइप की कोठियाँ हैं, मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ हैं और चीफ मिनिस्टर हाउस है जिसे कहते हैं। ये तमाम जितने भी इलेक्टेड हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उनके लिए बने हैं। जब तक उनकी टर्म है, जब तक उनका टेन्योर है, तब तक आप उसको एंजॉय करेंगे। आप देखिए, एमएलए बनता है हमारा, पहले जम्मू कश्मीर के कानून के मुताबिक 6 साल के लिए बनते थे, अब जो टर्म है वो 5 साल। तो कहने की बात है कि अगर कल को मैं एमएलए बनता हूँ या मुझे एमएलसी के लिए नामज़द किया जाता है, अब तो वो एमएलसी वाली बात भी नहीं है, तो कहने की बात है कि ये को टर्मिनस होता है विद द टर्म, जब तक कि मैं उस ऑफिस को होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ये रिवाज बन गया है कि एक बार जब हम किसी सरकारी रिहाइश के अंदर घुसेंगे, वहाँ से हम बाहर नहीं निकलेंगे। और सबसे बड़ी हमारे पास एक्सक्यूज़ क्या है? एक्सक्यूज़ ये है कि मेरी जान को ख़तरा है, ठीक है। पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए डैंग साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। जो लोगों के दरमियान है, जो लोगों के बीच में है, उसको कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, ख़तरा कहाँ पे है? जहाँ पे मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है, क्योंकि मिलिटेंट्स का एक अपना प्रोग्राम है, वो हमारे देश के ख़िलाफ़ है, वो हमारे आइन के ख़िलाफ़ है, ठीक है। मैं मान सकता हूँ जहाँ पे मिलिटेंसी है, अगर वहाँ उन एरियाज़ में हमारे किसी सियासी आदमी को विज़िट करना है, तो उसको उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी का या एसएचओ का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक उनको सिक्योरिटी कवर दिया जाए। लेकिन आज आप देखिए,
एक रिवाज बन गया है। जम्मू शहर में डैंग साहब किसी को कोई ख़तरा नहीं है। अगर मैं बतौर शेख शकील अगर मैं डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा या मैं सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी के पास कोई दरख्वास्त मेरी जाएगी कि भाई शेख शकील जो कह रहा है कि मुझे बहुत बड़ा ख़तरा है जिसे कहते हैं, तो जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट्स हैं, जो इनपुट्स हैं, उसकी बुनियाद पे मेरी थ्रेट परसेप्शन जो है एग्जामिन होगी। और अगर वहाँ रिपोर्ट्स में ये लिखा है कि शेख शकील को कोई ख़तरा नहीं है, जम्मू एक पीसफुल सिटी है, और मोस्टली यही रिपोर्ट्स जाती हैं कि जनाब जम्मू जो है एक अमन वाली जगह है, तो वहाँ पे जो कमेटी वो लिखती है कि लिहाजा आपकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है, यू आर नॉट एंटाइटल टू द सिक्योरिटी। ठीक है, तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे जो मुद्दा आपने उठाया है कि इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में कोई लेजिस्लेटिव असम्बली तो है नहीं है, कोई शख्स इस टाइम एमएलए नहीं है, कोई शख्स अभी कोई एमएलसी नहीं है, और ना ही कोई मिनिस्टर है, ना ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। तो कहने की ये बात है कि यहाँ पे इस टाइम इलेक्टेड सरकार जो है वो कोई नहीं है। लेकिन जो हमने पहले अपने जो नुमाइंदे जो यहाँ पे चुने थे, लेकिन वो सरकारी एकोमोडेशन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। अब देखिए मज़ेदार बात क्या है, हमारे जम्मू के एमएलएस, ठीक है, जो हमारे जम्मू के एमएलए हैं, जो कोई गांधीनगर में जिसकी कोठी है, ठीक है, जिसकी कोठी मुट्ठी में है, जिसकी कोठी सरवाल में है, जिसका अपना घर पीर मिठे में है, उसको ए टाइप की कोठी की ज़रूरत पड़ी हुई है। और उन कोठियों में क्या इस वक्त गतिविधियाँ चल रही हैं वो सीआईडी जानती है, सरकार बखूबी जानती है। लेकिन क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली वो लोग पावर में हैं। तो जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जैसे एस्टेट्स डिपार्टमेंट हो गए, या जिन लोगों ने इन कोठियों को भी खाली कराना है, ठीक है, तो उनके जो ऑफिसरान हैं उनके ऊपर दबाव रहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो इस वक्त एक्शन किसके खिलाफ लेंगे? जो अपोजिशन के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा टारगेट जो हैं वही लोग होते हैं। उनसे गाड़ियाँ भी छीन ली गई, उनसे पीएसओ भी छीन लिए गए। लेकिन ये जो हमारे रूलिंग पार्टी जो हमारे देश में इस टाइम रूल कर रही है, उसके साथ जो मुंसलिक लोग हैं, उनके पास गैरेजेस की गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास सिक्योरिटी कवर भी है, और उनके पास मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ भी हैं, और उनके पास ए टाइप की कोठियाँ भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, और वो मुकम्मल एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बर्थ राइट है इस वक्त, क्योंकि उनकी पार्टी इस टाइम पावर में है। और जो हमारे जिसे कहते हैं, चाहे सिक्योरिटी के लोग हैं या जो पुलिस के लोग हैं, क्योंकि जो ये सिस्टम हवा के साथ चलता है, मैं आपको बताऊंगा डैंग साहब क्यों। क्योंकि जब तक ये सरकार है उनको पूछा नहीं जाएगा, उनसे कोई जिप्सी वापस नहीं ली जाएगी, उनसे कोई स्कार्ड जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा किरदार ऐसा बन चुका है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होगी, जब तक कोई डिवीज़न बेंच या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके ऊपर सरकार से क्वेश्चन नहीं करेगा, तब तक सरकार एक्शन में नहीं आएगी। रिवाज ही यही है, ये एक प्रोटोकॉल आप समझ लीजिए कि जो लोग पावर में होते हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटी भी एंजॉय करते हैं, वो ऑफिशियल एकोमोडेशन भी एंजॉय करते हैं। तो होना तो यही चाहिए, मैं आपने जिस तरह पहले इंट्रोडक्शन में ये कहा, होना तो ये चाहिए कि अगर इफ़ आई डिमिट एन ऑफिस, अगर मेरे ऑफिस की टर्म ख़त्म हो गई है, तो मुझे एडवांस में जाकर अपनी जो चाबियां हैं वो डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स को हैंड ओवर करनी चाहिए, जिससे कहते हैं कि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने 5 साल खूब एंजॉय किया, जो मेरी एंटाइटलमेंट थी आपने हमारी पूरी सेवा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे? मैंने भी थोड़े दिन पहले लिखा था कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मरहूम अरुण जेटली साहब की, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी थे, जिसे कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सेंट्रल मिनिस्टर भी थे और एक अच्छे कानूनदान भी थे, सुप्रीम कोर्ट में रिनाउंड लॉयर थे, जिसे कहते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, बड़े हाई ऑफिस ऑक्यूपाई किए। उनकी तबीयत नासाज हो चुकी थी, जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी ऑफिशियल एकोमोडेशन खुद ही सरेंडर की, और सरेंडर करने के बाद दिल्ली के एक पॉश एरिया ग्रेटर कैलाश, जहाँ उनकी प्राइवेट रहाइश है, उन्होंने वहाँ शिफ्ट किया, और उसके बाद इंतकाल वगैरह सारा जो भी है वहीं पे उनकी रसूमात वगैरह उनके उसी घर से हुई, इसे कहते हैं। मधु दंडवटे हमारे हिंदुस्तान के बहुत टावरिंग लीडर, वज़ीर ख़जाना थे, वो सरकार गिर गई, पार्लियामेंट में थे, उनका ड्राइवर उनकी सिक्योरिटी उनके पास आए कि साहब चलिए कोठी में जाना है। उन्होंने कहा कौन सी कोठी? आई एम नो मोर ए मिनिस्टर, सरकार गिर चुकी है,
वहीं पार्लियामेंट हाउस से रिक्शा किया, रेलवे स्टेशन चले गए और वहीं से पटना चले गए, जिसे कहते हैं। तो कहने की ये बात है, होना तो यही चाहिए कि एग्जेम्पलरी कंडक्ट होना चाहिए हमारे इन लोगों का जिनको हमने चुन के भेजा है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात, अभी 1 या 2 दिन पहले मैंने देखा, प्रोफेसर भल्ला साहब की पोस्ट पे भी मैंने देखा कि हमारे साबका वज़ीर आला जो हैं उनकी वो तस्वीर भी लगी है और कोठी के बाहर पूरा जम्मू शहर, जिसे कहते हैं, पूरा जम्मू शहर जानता है, ठीक है, कि मैं किस किस का नाम लेके आपको बताऊं डैंग साहब। हमारे जो लोग जिसे कहते हैं, जो एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो 100 साल पुरानी संस्था है, जो संस्था संस्कार की बात करती है, जो संस्था कैरेक्टर की बात करती है, तो क्या इन लोगों ने उन संस्थाओं में रहकर 100-150 साल में क्या सीखा इन्होंने? इनको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि इससे पहले कि जो कहते हैं कि इनको नोटिस जाएं या इनको कहा जाए कि आप इसको खाली कीजिए, ये क्या मिसाल सेट कर रहे हैं? मुझे बताइए, जो हमारे यंग लीडर हैं, जो हमारे यूथ के जो लीडर हैं, वो क्या सीखेंगे लोगों से? सर, कानून की गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है, मतलब कितनी देर जो है एक इलेक्टेड एमएलए जो है वो अपना जो कोठी का जो इस्तेमाल कर सकता है, या जो जब वो हार जाते हैं या उस अपना टाइम जो है, समय जो है पूरा कर जाते हैं, तो कानून क्या कहता है इसमें? डैंग साहब, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खामोश नहीं है। आप यकीन कीजिए, कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ तक कह दिया है कि इवन इन लोगों को नोटिस की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इवन यहाँ तक कहा है कि इवन जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, मतलब इवन द राइट ऑफ हेयरिंग जो है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्सटेंडेड टू दिस पीपल। क्यों? क्योंकि जब इनकी टर्म ख़त्म हो गई, जब इन्होंने इलेक्शन इन्होंने हार दिया, या जब पार्लियामेंट और जब ये जिसे कहते हैं कि असेंबली ख़त्म हो जाए, इनको फ़ौरन ये एकोमोडेशंस जो हैं खाली करनी चाहिए। मैं आपको सिंपल सी, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, चेंज ऑफ पावर होता है। जैसे अब जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे 11-12 जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, तो तमाम हमारे जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके लिए कोठियाँ बनी हैं। हमारे चीफ जस्टिस का हाउस जो है वो श्रीनगर में भी है, चीफ जस्टिस का हाउस जो है वो जम्मू में भी है। अब कल को नया चीफ जस्टिस आए और यहाँ के इनकम्बेंट चीफ जस्टिस की जो ट्रांसफ़र होगी वो कहीं बाहर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नए चीफ जस्टिस हैं उनको उनकी रिहाइश में आना है। तो इसी तरह यही मैं आपको चीज़ कह रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूशंस, ये जो रेजिडेंसीज बनते हैं, ये ऑफिशियल कैपेसिटी में होते हैं। ये मैं एमएलए रामनगर हूँ तो एमएलए रामनगर को घर मिलेगा, मैं एमएलए रामबन हूँ, एमएलए राम, लेकिन जब मेरी एमएलएशिप ख़त्म हो गई, जब मेरी टर्म ख़त्म हो गई, तो मुझे अपने घर जाना चाहिए। मेरा कोई राइट नहीं बनता जम्मू शहर में रहना। अगर मुझे जम्मू में रहना है तो मुझे कोई प्राइवेट अकोमोडेशन अरेंज करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने खुद देखा यहाँ जम्मू में भी, मैं बड़े बड़े लीडर देखे मैंने अपोजिशन के, वो किराए के मकानों में हैं इस टाइम। आप देखिए, 2-3 लोगों से मैं मिला, प्राइवेट उनकी रिहाइशों के ऊपर मैं जाके मिला हूँ। लेकिन जो लोग पावर में हैं, जो इनडायरेक्टली इस टाइम रूल कर रहे हैं, मैं आपको साफ बात कहना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ही जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि जो उनके लीडर हैं, उनके लीडर ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है, साफ और शफाफ हुकूमत प्रोवाइड करने की बात की जाती है। और आप देखिए, जो लोग इस टाइम पावर में हैं, वो लोग पावर में क्यों आए? वो पावर में इसलिए आए, उन्होंने लोगों के सामने नैरेटिव क्या सेट किया कि जो यूपीए थी उसमें बड़े बड़े स्कैम्स थे, वो लोग करप्शन में इंडल्ज करते थे। तो लिहाजा एक हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर लोगों ने मेजॉरिटी के साथ वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को पावर में लाया है। आज हम उसी नज़र से उनको देखते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये मुख्तलिफ हैं, और हमें नज़र भी आना चाहिए कि ये पहले लोगों से मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब आप इस तरह के काम करेंगे, जब आप ऑफिशियल एकोमोडेशन एंजॉय करेंगे, जब आप ऑफिशियल व्हीकल्स एंजॉय करेंगे, जब आप सिक्योरिटी एंजॉय करेंगे, और आप बाकी एट द कास्ट ऑफ अदर्स, और दूसरे जो लोग हैं जो सिमिलरली सिचुएटेड हैं, जो आपके साथ मिनिस्टर थे, ठीक है, लेकिन आपका उनसे तलाक हो गया, ठीक है, आपने उन लोगों को तो तमाम जो फैसिलिटीज़ थी उनसे डिप्राइव कर दिया आपने। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ, अगर इफ़ दे आर नॉट एंटाइटल्ड, अगर उनको थ्रेट परसेप्शन नहीं है तो अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक किया, कानून भी इसकी बात कहता है। लेकिन आप किस खाते में इन प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं? और दूसरी बात डैंग साहब, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है।
आप अगर गांधीनगर में एक मिनिस्ट्रियल बंगलों में बैठे हैं, आप अगर वजारत रोड में एक मिनिस्ट्रियल बंगलों में बैठे हैं, तो इसका मतलब यह है उस कोठी का किराया 1 लाख रुपया है। आप देखिए जम्मू में अगर 3 या 4 कमरों का घर एस्टेट डिपार्टमेंट ने किराए पे लिया है किसी ब्यूरोक्रेट के लिए या किसी पॉलिटिशियन के लिए, आप देख लीजिए एस्टेट्स डिपार्टमेंट उसको 30 से लेकर 50,000 या 1 लाख रुपए तक उसको किराया दे रहा है। तो आप कितना चूना जो है स्टेट एक्सचेकर को लगा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक बात साफ कहूँगा, कानून क्यों नहीं सबके लिए बराबर है? ठीक है, अगर सिक्योरिटी रिव्यू आपने करनी है तो सबकी कीजिए ना, ठीक है। तो आप सिर्फ क्यों अपोजिशन के लोगों की सिक्योरिटी क्यों रिव्यू करते हैं? ठीक है, आप लीजिए ना जो रूलिंग एलिट है, जो उसके साथ जो लोग वाबस्ता हैं, आप उनकी भी सिक्योरिटी विड्रा कीजिए। मज़ा तो तब है, मेरा फेथ आपके ऊपर कब डेवलप होगा? मेरा फेथ तो आप पे तभी डेवलप होगा अगर आप कानून को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं आपको इस बात में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये हवा के साथ चलती है, हमारी जो पुलिस है ये हवा के साथ चलती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स के ऊपर बैठना है तो आपको इन लोगों के टेलीफोन सुनने हैं, आपको इन लोगों को खुश रखना है। क्यों? अगर आप इनको खुश नहीं रखेंगे, ठीक है, तो आपको बटालियन में कमांडेंट बना दिया जाएगा। बहुत लोग हैं जो एसएसपी बनने के लिए कितार में खड़े हैं, बहुत लोग हैं जो आईजीपी जम्मू बनने के लिए तैयार हैं। तो कोई खास मेरिट थोड़ी है जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये क्योंकि टेलीफोन सुनना पड़ता है, ठीक है, लोगों को खुश रखना पड़ता है, नज़र अनायत रखनी पड़ती है, सलाम दुआ चलती है जिसे कहते हैं। मुझे तो कोई हेजिटेशन नहीं ये बात कहने की। मुझे बताइए, आप देखिए जो लोग टेलीफोन नहीं सुनते, जो लोग अपराइट हैं, उनको तो बटालियन दिखाई जाती है, ठीक है। कितनी देर आपने देखा कि यहाँ पे जो अपराइट पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स पे रखा जाता है, उनको एकदम साइड पे कर दिया जाता है। क्यों साइड पे कर दिया जाता है? उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगता है? कहते हैं यार ये रूल रेगुलेशन की बड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, इनको कर दो, एडिशनल सेक्रेटरी बना दो, या सेक्रेटरीट में कहीं डिप्टी सेक्रेटरी या कोई स्पेशल सेक्रेटरी बिठा दो, इनको सेक्रेटरीट में एक छोटा सा कमरा दे दो, ठीक है। हमें ऑफिसर चाहिए दमदार, जो दस्तखत करने से पहले सोचे से कहते हैं। ये तो ऐसा चलता है। लेकिन इस सरकार से, जो सरकार अभी पावर में है, हमें इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सर, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं गवर्नमेंट बंगलोज़ का, एमएलए हॉस्टल्स का, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अपने अपने घर, अपने जो जहाँ पे पहले रहते थे वो या तो किराए पे दे दिए या किसी गवर्नमेंट इदारे में मतलब वो कन्वर्ट कर दिए हुए हैं, किराए पे दिए हुए हैं, तो लाखों रुपए वहाँ से कमा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा है। देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है डैंग साहब। कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो जम्मू में कोठियों में एंजॉय कर रहे हैं, उनके अपने घर जम्मू में, अपने घर सरकारी दफातर को दिए हुए हैं से कहते हैं, और ख़ुद शहर के अंदर जो एस्टेट्स की जो एकोमोडेशन है उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं किसी का नाम लेके उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मेरे भी उसमें दोस्त हैं, मेरे ही भाई हैं, हम रोज़ मिलते जुलते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी चमड़ी में जिसे कहते हैं ना, शर्म जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको साफ बात कहूँगा, उनके लिए ये कोई गलत बात नहीं है। और उनको मालूम है कि इलेक्शन में जो है यहाँ पे मुद्दों पे वोट नहीं दिया जाता, उस टाइम फिर मुद्दा बन जाना है हिंदू मुसलमान, और उन्होंने फिर जीत जाना है, उन्होंने फिर पावर में आ जाना है। क्योंकि किसी ने उनको ये पूछना नहीं, बिजली के ऊपर सवाल नहीं करना, सड़क के ऊपर सवाल नहीं करना, डेवलपमेंट के ऊपर सवाल नहीं करना, मेरिट के ऊपर सवाल नहीं करना। वहाँ फिर जिसे कहते हैं मंदिर मस्जिद की सियासत के ऊपर जिसे कहते हैं फिर वोट होना है, और जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा, वो हार जाएगा। तो कहने की ये बात है, मैं आपको बताऊँगा डैंग साहब, जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है, ठीक है, ये सरकार के पास सारी रिपोर्ट्स हैं। मैंने आपको पहले कहा, ये सिर्फ एक मंशा की बात होती है, एक पॉलिटिकल विल की बात होती है कि क्या सरकार एक साफ शफाफ सिस्टम देने के लिए तैयार है या नहीं है। आप देखिए यहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको कोई प्राइम पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है, ठीक है, आपको चमचागिरी करनी है, ठीक है, आपको जो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे सेटिंग करनी है,
आपने उनको यकीन दिलवाना है कि मैं जो है आपके हर एक काम को अंजाम दूंगा, जिसे कहते हैं। होना तो ये चाहिए। हमने जब संविधान की ओथ ली है, जब मैंने एक ऑल इंडिया सर्विस का मैंने एग्ज़ाम जिसे कहते हैं कंडक्ट किया है, फिर तो मुझे कहीं भी नौकरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर तो चाहे मुझे गंदोह में लगाया जाए एसडीएम, तो या मुझे एसडीएम साउथ जम्मू लगाया जाए, मुझे किस चीज़ का डर। मैंने जहाँ भी जाना है एज ए ब्यूरोक्रेट जाना है। और सबसे बड़ी बात है, ये माइंड सेट नहीं रखना कि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ। माइंड सेट तो ये होना चाहिए कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मुझे लोगों की सेवा करनी है, जिसे कहते हैं। तो जब आपके अंदर सेवा की भावना है, तो फिर तो आपको लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपको कोशिश करनी है, माफ़ करना, आपको कोशिश करनी है। और हर एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट मिलती है कोशिश करने से। आपको सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल बनना है, कोशिश करनी है। आपको एडवोकेट जनरल बनना है, आपको कोशिश करनी है। ठीक है, आपको एसएसपी जम्मू लगना है, कोशिश करनी है। आपको आईजी साहब लगना है, कोशिश करनी है। नहीं तो आईजी ह्यूमन राइट्स भी हैं, आईजी कोऑर्डिनेशन भी हैं, आईजी सिविल मिलिट्री लाइजॉन भी है। कोई पूछता है उनको क्या? ठीक है, लेकिन आईजी कश्मीर और आईजी जम्मू माशाल्लाह आप देखिए, इसे कहते हैं लखनपुर से लेकर किश्तवाड़ तक, पुंछ तक आपकी तूती चलती है, जिसे कहते हैं। तो आईजी ह्यूमन राइट्स को कोई पूछता है यहाँ पे क्या? ठीक है, तो वही मेरी आपसे कहने की ये बात है। ये वबा, ये जो वबा है, ये जो डिज़ीज़ जो है, ये फैल चुकी है। इसको हमने कंट्रोल करना है। और जिसके ऊपर हमें, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, इस सरकार से बड़ी तवक्को है। क्यों? क्योंकि सरकार ने हमारे साथ बहुत वादे किए, ठीक है, कि हम एक साफ, शफाफ और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे भाई लोग जो हैं, जो बंगलोज़ में बैठे हुए हैं, जो कोठियों में बैठे हुए हैं, जो फ्लैट्स में बैठे हुए हैं, ये क्या सिग्नल दे रहे हैं, आप मुझे बताइए। क्या ये जो मोदी जी का जो पैगाम है, क्या उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं? आप मुझे एक चीज़ बताइए। एक तरफ जेटली साहब हैं, उन्होंने यकदम कोठी खाली कर दी और अपने प्राइवेट घर में चले गए। लेकिन इन्होंने जेटली जी से क्या सीखा, जिसे कहते हैं, ये कहते हैं कि वो हमारे आइडियल हैं, तो अपने आइडियल से इंसान कुछ सीखता है ना। तो इन्होंने क्या सीखा मेरे इन भाइयों ने? सर, आम जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आम जनता को ही जो है इन ऐसे जैसे मुद्दों पे आवाज़ उठाने का अब समय आ चुका है कि वो सवाल पूछें अपने नेताओं से कि आपका क्या काम है, हमारे टैक्स पे आप कैसे ऐश कर सकते हैं? देखिए, मैं डैंग साहब आपको एक चीज़ कहूँगा, बड़ी अच्छी बात आपने की। हमारा जो समाज है, इसे कहते हैं, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन उनको सब कुछ मालूम है समाज में हो क्या रहा है। ठीक है, मेरी समाज से यही गुजारिश है। हम लोग कोई इंतशार नहीं फैलाना चाहते, लेकिन डेमोक्रेसी में क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हम लोगों ने इनको पावर दी, हम लोगों ने इनको चुना, हम लोगों ने इनको अपने वोट देकर, जिसे कहते हैं, असेंबली में पहुँचाया। हमारे वोट से ये मिनिस्टर बने, हमारे वोट से ये तमाम प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों का हक बनता है इन लोगों से ये पूछना कि जब आपका जम्मू में घर है, जब आपका आरएसपुरा में घर है, जब आपका रामबन में घर है, जब आपका भद्रवा में घर है, आप गांधीनगर में वजारत रोड में आप क्या कर रहे हैं? जबकि आप इन रेजिडेंशियल हाउसेस में रहने के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं। तो सोसाइटी को इनको क्वेश्चन करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, डेमोक्रेसी में नहीं अगर क्वेश्चन करेंगे, फिर कहाँ क्वेश्चन करेंगे? हालांकि इस टाइम बहुत लोग श्योर ये भी करते हैं कि भाई क्वेश्चन करना जो है इस टाइम मुश्किल हो गया है। अभी जिसे कहते हैं, जो क्वेश्चन करता है, जिसे कहते हैं, उसके लिए मुश्किलात भी हो सकती है। मैं कहता हूँ, अगर आप खुद ठीक हैं तो आपको क्या मुश्किलात हैं? हमने कौन सी गैर कानूनी बात की या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात की? हमने तो यही बात की कि भाई जिन कोठियों में आप रहने के लिए आप हकदार नहीं हैं, उन कोठियों को खाली कीजिए। यही बात है, यही मेरा मैसेज। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेख शकील जी। आज मुद्दा था जो एक्स मंत्री की बात करें, हम एक्स मंत्रियों की बात करें या एक्स एमएलएज़ की बात करें, तो जिस तरह से वो टैक्स पेयर्स के पैसे पे जो है अपना समय सीमा जो है वो पूरा करने के बावजूद भी है सालों से जो है इन बंगलोज़ का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। और आप व्यूअर्स से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी कमेंट करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और कमेंट्स में ये अपना जो राय है वो हमारे साथ साझा करें, ताकि हमें भी पता लगे हम जो काम कर रहे हैं, हम जो चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं, आप उनसे कितना जो है मुतासिर होते हैं। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।